हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड 2019 जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है फॉर एआईबी एग्जाम वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एआईबी में मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर दोनों मिला के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंज्यूमर में वेटेज ज़्यादा होता है, मोटर व्हीकल में 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 140 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी टू पे कंपेंसेशन इन सर्टेन केस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी जो है वो आपका सेक्शन 140 में दिया गया है। 2019 पोस्ट एंड प्री, तो पोस्ट में कहा गया है कि अगर नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी था आपका, मतलब आपकी कोई फॉल्ट नहीं थी, फिर भी अगर सामने वाले की डेथ हो जाती है तो आपको 50,000 रुपये देने होंगे, और अगर परमानेंट डिसेबलमेंट है तो 25,000, जो प्री में ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 142 परमानेंट डिसेबलमेंट की बात कर रहा है। परमानेंट डिसेबलमेंट वही है जो आपके आईपीसी और बीएनएस एक्ट में भी दिया गया है, ग्रीवियस हर्ट में। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई ऑफ द इयरिंग ऑफ आइदर ईयर, और प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, और डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट impairing ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, और परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। सेक्शन 145 बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, डेफिनेशंस जो है वो जनरली सेक्शन 2 के मोस्ट ऑफ द एक्ट में दिए गए होंगे, बट यहाँ पे सेक्शन 145 में आपको डेफिनेशंस दिए गए। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला ऑथोराइज्ड इंश्योरर। Authorized insurer means an insurer for the time being carrying on general insurance business in India under the general insurance business and any government insurance fund authorized to the general insurance business under that act. Authorized insurer मतलब जिसका काम है इंश्योरेंस बेचना। तो यहाँ पे वो पर्सन जिसको ऑफिशियली अपॉइंट किया गया to carry on this insurance business in India, that is known as authorized insurer. सब क्लॉज बी, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो जब भी कोई पर्सन इंश्योरेंस खरीदता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो प्रूफ होता है, एविडेंशियरी प्रूफ है दैट यस द पर्सन इज हैविंग एन इंश्योरेंस। Liability. Liability wherever used in certain to the death of or bodily injury to any person includes liability in respect thereof under section 140. Liability, अगर आपने किसी को डेथ या बॉडीली इंजरी दी हुई है वाइल ड्राइविंग अ कार, मोटर व्हीकल के अंदर, तो वो आपकी लाइबिलिटी है टू कंपेंसेट द अदर पर्सन। आपने गाड़ी चलाते सामने वाले को नुकसान करवाया है, उसको चोट पहुंचाई है, देन इट इज योर ड्यूटी टू कंपेंसेट दैट इज लाइबिलिटी। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो देखो पॉलिसी में इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के अलावा टर्म शीट, उसका टेन्योर पीरियड, उसके इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट, वो सारी डिटेल्स पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस में आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स गुड्स carried in the motor vehicle, roads, bridges, culverts, causeways, trees, post and milestone. Reciprocating countries means any such country as may, on the basis of reciprocity, be notified by the central government in the official gazette to be a reciprocating country for the purpose of this chapter. रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या होता है कि सपोज श्रीलंका फॉर एग्जांपल वो अलग ही कंट्री है, बट अगर हमने उनके साथ टाई अप किया हुआ है कि आपकी व्हीकल्स, आपके लाइसेंस को हम यहाँ पे परमिट करते हैं कि आप इंडिया में भी आपका लाइसेंस वैलिड होगा, एंड वाइसा वर्सा इंडिया का जो लाइसेंस है वो श्रीलंका में ड्राइविंग के लिए वैलिड गिना जाएगा, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंट्री। थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो हम लोग कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑथोराइज इंश्योरर है
जो वो पेमेंट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट है। सेक्शन 146, नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो दोनों एक्ट में एप्लीकेबल है, मतलब 2019 प्री और पोस्ट दोनों में है कि जरूरी है, नेसेसरी है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखें। Section 149, duty of insurers to satisfy judgments and awards against person insured in respect of third party risk। तो इंश्योरर की यहाँ पे ड्यूटी है कि जिस किसी के भी पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और अगर उसका डैमेज होता है, उसने लॉस करवाया जो होल्डर है इंश्योरेंस का, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है थर्ड पार्टी, इट इज हिज ड्यूटी कि वो सामने वाले को कंपेंसेट कर दे। सेक्शन 151, ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू इंश्योरेंस। सपोज आज मैं गाड़ी चलाते हुए आपके साथ एक्सीडेंट मैंने कर लिया, आपका नुकसान हो गया है। अब यहाँ पे मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि मेरे पास इंश्योरेंस है, आपका पूरा क्लेम जो है, आपका पूरा जो डैमेजेस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 157, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सपोज मेरे पास एक कार है, उसको मैं बेचना चाहता हूँ किसी और को, तो यहाँ पे जब मैं ओनरशिप ऑफ कार दे रहा हूँ तो उसके साथ साथ जितने भी उसके बिलोंगिंग्स है, मतलब उसके सर्टिफिकेट्स है या सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, वो भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। Section 158, production of certificates, license and permit in certain cases। जब भी पुलिस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे डिमांड करे टू प्रोड्यूस द लाइसेंस और द इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, देन इट इज योर ड्यूटी टू प्रोड्यूस सच सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इन द केस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, also the certificate of fitness referred to in section 56 and the permit, and any certificate or authorization of exemption that has been granted under this act relating to the use of vehicle। तो आपने कई बार देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस जब भी अरेस्ट करती है तो एटलीस्ट ये चार चीजें वो आपसे डिमांड करती है: इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, गाड़ी के कागज, पीयूसी एंड ड्राइविंग लाइसेंस। सेक्शन 159, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस ऑन एप्लीकेशन फॉर द ऑथोरिटी टू यूज द व्हीकल। अब ये प्री में क्या डिफरेंस है? प्री में 159 कहता था इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग एक्सीडेंट, और वो इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट का आप किसको दोगे? पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले करोगे। The police officer shall during the investigation prepare an accident information report to facilitate the settlement of claim in such form and manner within 3 months and containing such particulars, and submit the same to the claim tribunal and such other agencies as may be prescribed। तो यहाँ पे जब भी एक्सीडेंट होता है, वो पर्सन का यहाँ पे ड्यूटी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस को इन्फॉर्म करने का पर्पस क्या है कि पुलिस वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा, और वो रिपोर्ट में वो टर्म्स लिखेंगे वेदर हु वाज लायबल और वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम द इंश्योरेंस और नॉट, और वो रिपोर्ट उसको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल्स को फॉरवर्ड करना है। Section 161, special provisions as to compensation in case of hit and run motor case। Special provisions as to compensation on the case of hit and run motor case। Just a second, ये क्या हो गया? बट नए में क्या कह रहा है? स्पेशल प्रोविजन एज टू कंपेंसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। देखो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन एज टू कंपेंसेशन की बात कर रहा है। अगर कहीं पे हिट एंड रन का केस हुआ है, मोटर एक्सीडेंट में हिट एंड रन, तो वहां पे कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए?
तो अभी करंटली कह रहा है कि अगर किसी की इंस्टेंट डेथ हो जाते हिट एंड रन केस में, तो वहां पे 2 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ फंड फॉर सच ट्रीटमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा भी परमिट कर सकते हैं, बट मिनिमम 2 लैक्स आपको प्रोवाइड करना है इन हिट एंड रन केस। और अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो वहां पे 50,000 रुपीज और हायर अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये अमाउंट ध्यान रखेगा, याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन हिट एंड रन केस। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 161। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिट एंड रन केस में अगर डेथ हो जाती है तो वहां पे 2 लाख रुपीज आपको मिनिमम देने हैं, और अगर ग्रीवियस हर्ट होता है तो वहां पे 50,000 रुपीज आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है। सेक्शन 165 टॉक्स अबाउट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। क्लेम ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 166 एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए करंटली? बाय द पर्सन हु हैज सस्टेन द इंजरी, जिसको इंजरी हुई है। बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हो सकता है गाड़ी किसी और के नाम का हो तो उसका नाम। वेयर डेथ हैज रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सीडेंट, बाय ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है और या फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको एप्लीकेशन देना है। बाय एनी एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द पर्सन इंजर्ड और ऑल और एनी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड। या फिर जिसका एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो मर चुका है बट उसके फैमिली मेंबर्स या कोई एजेंट को अपॉइंट किया गया ऑन बिहाफ ऑफ दैट टू रिप्रेजेंट इन द कोर्ट, तो उनको भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। No application for compensation shall be entertained unless it is made within 6 months of the occurrence of accident। तो देखो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना ही है। सेक्शन 168 अवार्ड ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल। लेटेस्ट में क्या कह रहा है? क्लेम ट्रिब्यूनल शेल आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एप्लीकेशन टू द इंश्योरर and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim and make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just. The claim tribunal shall arrange to deliver copies of the awards of the parties concerned expeditiously and in any case within a period of 15 days from the date of award। तो यहाँ पे जो क्लेम ट्रिब्यूनल अवार्ड दे रहा है, जो विक्टिम है या फिर जो अफेक्टेड पार्टीज है उसको अवार्ड दे रहा है, वो अवार्ड की जो ऑर्डर की कॉपीज है, जजमेंट या ऑर्डर्स की कॉपी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एज सुन एज पॉसिबल उनको मिल जानी चाहिए। और मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना कहा गया है? विद इन 15 डेज एटलीस्ट ऑर्डर का कॉपीज उनको मिल जाना चाहिए। When an award is made under this section, the person who is required to pay any amount in term of such award shall, within 30 days of the date of announcing the award by the claim tribunal, deposit the entire amount awarded in such manner as the claims tribunal may direct। तो जैसे ही अवार्ड का ऑर्डर पास हो जाता है, अवार्ड पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर ऑपोजिट पार्टी को जिसको अवार्ड देने के लिए ऑर्डर दिया गया है, मतलब कंपेंसेट करने के लिए लाइबल ठहराया गया है, उसको 30 डेज के अंदर अंदर वो अवार्ड ट्रांसफर कर देना है। जिस डायरेक्शन में क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा उस डायरेक्शन में उनको अवार्ड दे देना है। सेक्शन 172 अवार्ड ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। लेटेस्ट क्या कहता है? अवार्ड ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड on the ground that it was obtained by representation of fact which was false in any material particular। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है बट वो वॉइड है, वॉइड क्यों है? आपने वहां पे फॉल्स फैक्ट्स बताया हुआ, आपका नाम गलत होगा या एड्रेस गलत है या कोई भी रीजन से जहाँ पे फैक्चुअल रीजन गलत है, फैक्चुअल पॉइंट्स गलत है, तो वहां पे आपकी वहां पे वो पॉलिसी वॉइड हो जाएगा। Any party or insurer has put forward a false or vexatious claim or defense। अगर इंश्योरर जो है उसने गलत इल्जाम मतलब गलत कहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया या बेनिफिट लेने के लिए
वो एक्सीडेंट बता रहा है. सच ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट बाय द पार्टी who is guilty of misrepresentation or by whom such claim or defense has been put forward of special cost by way of compensation to the insurer, or as the case may be to the party against whom such claim or defense has been put forward, up to rupees 1000 and criminal liability. तो अगर इंश्योरेंस कोई फॉल्सली क्लेम कर रहा है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी ने अपने डिटेल्स, फैक्चुअल डिटेल्स गलत बताया, तो वहां पे 1000 रुपए का जुर्माना और क्रिमिनल लाइबिलिटी उनके ऊपर पनिश किया जा सकता है. अपील बहुत इंपॉर्टेंट है. 173 में अपील बताया गया है. अपील विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड. प्रेफर एन अपील टू द, कहां पे कर रहे हो अपील? हाई कोर्ट. Appellate has to pay 25K or 50%. No appeal shall lie against any award of a claim tribunal if the amount in dispute in the appeal is less than 1 lakh rupees. तो देखो सबसे पहले अपील का कितना टाइम पीरियड है? 90 डेज. अपील कहाँ पे करोगे? हाई कोर्ट में. कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है अपील के टाइम पे? 25,000 रुपीज और 50% विच एवर इज लेस. No appeal shall lie to any court if the amount of the appeal is less than 1 lakh rupees. ठीक है, तो अपील से रिलेटेड ये प्रोविजन से अच्छे से पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 176 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स. सेम ही है. तो देखो ये स्टेट प्रोविजंस में फॉल हो रहा है, तो स्टेट के पास पावर टू मेक एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट. इससे रिलेटेड जो 2019 के बाद जो जजमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट इन एम के कुनिम चामेद वर्सेस पीए अल्मेकुली 1987 4 SCC 284 AIR 1987 SC 2158 has made certain suggestions to raise the limit of compensation payable as a result of motor accident in respect of death and permanent disablement in the event of there being no proof of fault on the part of the person involved in the accident, and also in hit and run motor accident, and to remove certain disparities in the liability of the insurer and to pay compensation depending upon the class of type of vehicle involved in the accident. तो ये जजमेंट में नो फॉल्ट लाइबिलिटी में अगर किसी की डेथ या परमानेंट डिसेबलमेंट होता है या फिर हिट एंड रन का केस है, तो ये जजमेंट में ये सजेशन दिया गया था कि आप उसका कंपेंसेटरी अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दीजिए, वो ज्यादा होना चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंडमेंट में क्या एक चेंज आया हुआ है? वैसे काफी सारे हैं बट ऑलमोस्ट सिमिलर है. बट सेक्शन 2 सब क्लॉज 12A गोल्डन आर की बात कर रहा है. द टाइम पीरियड लास्टिंग ऑन आर फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच there is highest likelihood of preventing death by providing prompt medical care. अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज मैंने किसी का एक्सीडेंट गलती से हो गया, अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुरंत ही पुलिस ऑफिसर को, हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस को कॉल करूं जिससे कि सामने वाले को इंजरी बहुत ही लिस्ट या फिर सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे इसको गोल्डन आर कहते हैं कि एक्सीडेंट करने के बाद मैंने क्या स्टेप्स लिए थे. हैव आई कॉल्ड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफिसर, हैव आई इन्फॉर्म द हॉस्पिटल और कॉल एन एम्बुलेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम. तो इसको गोल्डन आर कहते हैं. ये भी रिसेंटली ऐड किया गया था. द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 recently inserted the Jan Vishwas Act 2023 has amended section 192A of the Motor Vehicle Act 1988 to change the punishment for using a vehicle without permit. Instead of imprisonment and fine, it is now imprisonment or fine. The act also makes provision for constitution of a district road safety committee by the central government if not done by the state government. Jan Vishwas एक्ट 2023 क्या कहता है? उन्होंने 192A ऑफ द एमवी एक्ट में चेंजेस किए. क्या किए? कि उनको पनिश किया जाए जो व्हीकल यूज कर रहे विदाउट परमिट.
ठीक है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, विदाउट परमिट अगर वो कोई व्हीकल यूज कर रहा है, तो वहां पे फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक उनको पनिश किया जाए। मैं एक बार क्विक रिकैप कर लेता हूँ कुछ सेक्शंस जो आपको बहुत ही रिपीटेडली पूछे जाते हैं फॉर एआईबी एग्जाम। सेक्शन 140 अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि वो नो फॉल्ट लाइबिलिटी की बात कर रहा है। उसमें पनिशमेंट्स भी दिए गए, फॉर डेथ 50,000 एंड परमानेंट डिसेबलमेंट 25,000। 145 में याद रखिएगा कि सारे डेफिनेशंस जो है 145 में दिया गया है। 146 नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वहां पे बात हो रही है। सेक्शन 158 में प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन सर्टिफिकेट्स लाइसेंस एंड परमिट्स इन सर्टेन केस, तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, वो 158 में बताया गया है। 159 में आपको किसको इन्फॉर्म करना है एक्सीडेंट का, वो 159 में बताया गया, तो आपको पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है ताकि पुलिस वहां पे आके इंस्पेक्शन कर सके। और पुलिस की ये ड्यूटी है दैट आफ्टर इंस्पेक्शन ही हैज टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट विद इन 3 months टू द क्लेम ट्रिब्यूनल। 161 again it is important, special provision as to compensation in case of hit and run, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिट एंड रन में अगर डेथ हो जाता है तो वहां पे स्पॉन्टेनियसली आपको मिनिमम 2 लाख रुपीज आपको देना है टू द विक्टिम एंड द फैमिली ऑफ द विक्टिम, एंड अगर ग्रीवियस हर्ट है तो वहां पे 50,000। 165 में क्लेम ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द ट्रिब्यूनल एंड टू फ्रेम द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द ट्रिब्यूनल। कंपेंसेशन का जो एप्लीकेशन है जो सेक्शन 166 में बताया गया, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना है, अपना नाम, आपकी प्रॉपर्टी या किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, सामने वाले की डेथ हुई या ग्रीवियस इंजरी हुए, डेथ हुई तो उसके कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करना है। और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है, किसको करना है, विक्टिम को या विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को विद इन 6 months ऑफ द एक्सीडेंट। उसके बाद अवार्ड जब भी ट्रिब्यूनल कर रहा है तो वहां पे एक कॉपी ऑफ सच ऑर्डर अवार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपोजिट पार्टी को देना है, दोनों पार्टीज को इन शॉर्ट। और 15 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया गया है टू गिव द कॉपीज ऑफ द अवार्ड टू द पार्टीज। उसके बाद 172 भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अवार्ड ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केस, यहाँ पे भी कॉस्ट इंपोज कर रहा है। क्यों कॉस्ट इंपोज कर रहे हैं, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट्स पे गलत डिटेल बताए हुए, फॉल्स फैक्ट्स बताए हुए हैं, या फिर आप गलत तरीके से क्लेम कर रहे हो, आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट था वो गलत तरीके से क्लेम कर रहे हो, लीगली नहीं कर रहे हो, तो वहां पे 1,000 रुपीज की पेनल्टी या क्रिमिनल लाइबिलिटी के एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। 173 अपील, 90 डेज का प्रोविजन है टू मेक एन अपील, और कहाँ पे करोगे, हाई कोर्ट में। अपील का अमाउंट कितना है, 25,000 और 50,000। एंड अगर वो अमाउंट अपील करने का जो आपका जो केस है उसका अमाउंट 1 लाख से नीचे है तो वहां पे अपील आपको अलाउ नहीं करेंगे। एंड इट इज अ स्टेट प्रोविजन, तो स्टेट के पास पावर टू मेक एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग दिस एक्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर एंड मोटर व्हीकल मिल के 5 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन एमवी एक्ट के होते हैं। थैंक यू।